विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। आओ ले चले एक बेहतर कल की ओर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो। मैं हूं गीतांजलि और कार्यक्रम है ज्ञान विज्ञान। श्रोताओं, ज्ञान विज्ञान में हम आपके लिए विज्ञान की नई नई खोजों और विज्ञान संबंधी कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं। आज इस कड़ी में आपसे बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण और इसकी चुनौतियों के विषय। और हमसे इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सीमा उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया गीतांजलि। श्रोताओं, यूं तो डॉक्टर सीमा उपाध्याय का विषय है रसायन शास्त्र, किंतु आप साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी निरंतर शोध कर रही हैं और इस बारे में विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक करने के लिए एक किताब लिखी है। किताब का नाम है पर्यावरण संरक्षण, चुनौती एवं उपाय। सबसे पहले आप DUCR की टीम की तरफ से आने वाली किताब के बारे में बधाई स्वीकार करें। फिर से शुक्रिया गीतांजलि। मैं आपको इस बात के लिए भी दोहरी बधाई देना चाहूंगी कि आपने अपनी किताब हिंदी भाषा में लिखी है। विज्ञान और पर्यावरण पर अधिकतर किताबें अंग्रेजी भाषा में होती हैं, जिससे अंग्रेजी भाषा न जानने वाले लोग परेशान रहते हैं। जी, इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में अनजान रह जाते हैं और आपने ये मुश्किल आसान कर दी है। अब मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हिंदी में किताब लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया और इसे लिखने में आपकी किस किस ने मदद की है? इसका जवाब है गीतांजलि कि पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता अभियान चूंकि मैं चला रही हूँ, तो जिसमें मुझे सड़क से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक सभी के संपर्क में लगातार रहना पड़ता है जी। तो मुझे लगता है कि सबको जानकारी है कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो पर्यावरण के प्रदूषण के लिए वाकई में जिम्मेदार हैं। चूंकि हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तब मैंने सोचा कि पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर केवल सेमिनार और वर्कशॉप से काम नहीं चलेगा जी। आज एक अगर किसान को समझाना है तो उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। एक मजदूर को समझाना है तो उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। क्यों सूखा पड़ने से किसान अपनी जमीनें छोड़कर, अपने खेत खलियान छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं, तो उनको अगर जागरूक करना है तो एक ऐसी भाषा हमें चुनना पड़ेगी जिसको वो आसानी से समझ सकें। जी हाँ। जैसे गृहिणियों को हमें जागरूक करना है या बच्चों को सबसे ज्यादा जागरूक करना है, तो हमें हिंदी की ही सबसे आसान माध्यम हिंदी है और उसका ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर इसको सरल भाषा में लिखने के लिए जो आपने बोला है कि मदद किसने की, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिप्टी रजिस्ट्रार है राजभाषा के, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसको लिखने के लिए मेरी पूरी मदद की और मुझे प्रेरित किया कि आप इतना कर रही हैं सब कुछ, तो क्यों ना उसको एक किताब के रूप में आप करिए, लिखिए, जिससे कि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। जी, ये तो बहुत अच्छा है मैम, और हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और पर्यावरण संबंधी समस्याओं और चुनौतियों से वो मतलब अवेयर हों और उसके बाद जागरूक होकर अपना भी योगदान दें कि हम किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। और अब हम आपकी किताब पर आते हैं और आपसे सबसे पहले इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस किताब में कितने विषयों को रखा है? मैंने इसमें 11 अध्याय रखे हैं जी। और इसके अंदर आज किस तरह प्रदूषण वही है कि किस तरह वैश्विक तपन के कारण जलवायु परिवर्तन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे सामने आ रही है, जिसके प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो भूमिका के अलावा इसमें मैंने स्वच्छ भारत अभियान हुआ पहले अध्याय में, इसके बाद दूसरे अध्याय में आने वाले समय की सबसे बड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं, फिर हमारा परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन रखा है कि किस तरह जलवायु परिवर्तन के असर आ रहे हैं और किस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
फिर लगातार क्रम से वायु प्रदूषण के प्रभाव और उनकी परेशानियां जो आज लोगों के सामने आ रही हैं, या फिर जल प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसकी समस्या, या फिर मृदा प्रदूषण, ये क्रम से मैंने आणविक प्रदूषण, ध्वनि, जनसंख्या और फिर अंत में ऊर्जा के नए स्रोत और निवारण के उपाय जो है वो 10 और 11 अध्याय, इस तरह इस किताब को मैंने एक शब्दों में, सरल शब्दों में समेटा है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने अपनी किताब को जो है स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित किया है। हाँ, ये तो है जी। तो मैं आपसे अपने श्रोताओं की तरफ से जानना चाहूंगी कि आपके मन में इसका विचार कैसे आया? इसका विचार भी मुझे इस तरह आया कि मुझे लोगों में एक चीज देखने को मिल रही है, जैसे मध्यम वर्गीय जो भारतीय है उसकी एक प्रवृत्ति हो रही है उपभोक्तावादी संस्कृति कि हाँ, शहर में रहने वाला हो या गांव में रहने वाला हो, एक बार किसी वस्तु को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है, जिसकी वजह से आज हमारे सामने प्लास्टिक, धातु, जिसमें मेटल, कांच, कागज वगैरह की इतनी बड़ी समस्या सामने कचरे के रूप में खड़ी हो रही है कि ये व्यर्थ पदार्थ, इनका उपयोग, पुनः उपयोग कैसे करें। तो ये जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमें इनके पुनः उपयोग का जब तक हम जागरूकता नहीं करेंगे, जो पुराने समय में, जो प्राचीन समय में जो जीवन शैली थी हमारी कि हम प्रकृति की ओर, हमें कम से कम प्रकृति से लेना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रदूषण का, वो उपभोक्तावादी संस्कृति का है। तो इस वजह से मैं काफी परेशान रहती थी कि लोगों को किस तरह से जागरूक करूं कि कम से कम कचरा फैलाइए, आप कम से कम प्रकृति से सिर्फ उतना लीजिए जितना जरूरी हो, और ऐसा लीजिए कि जो विघटित होकर प्रकृति चक्र में शामिल हो जाए। तो यही सब जब मैं कर रही थी तो उसी वक्त ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, और लोगों को नासमझी है वो इसके बाद भी रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज वाली पॉलिसी को गंभीरता से लेना है। और जब ये अभियान आया मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को कि एक पहल हो रही है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा। फिर मैंने इसको स्वच्छ भारत को ही मैंने इसे समर्पित किया। तो इससे पहले भी क्या देश में स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं आई हैं? हाँ, आई तो है गीतांजलि। स्वच्छ भारत अभियान की तरह एक यूपीए सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान शुरू किया था जी। हाँ, तो वैसे तो इसमें भी था कि स्वच्छता का ध्यान रखना है और जो ग्रामीण हैं हमारे, उनका जीवन स्तर बेहतर बनाना है या शौच मुक्त देश तैयार करना है, उनकी भी थी। और उन्होंने भी ये सोचा था कि बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ग्रामीण भारत में, ठीक है, वो कचरा जो है ग्रामीण भारत में उसको पूंजी का रूप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा का साधन तैयार करेंगे। उन्होंने भी इस तरह की योजना बनाई थी। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान में पहले से ही उन समस्याओं पर गौर करना बहुत जरूरी है, सरकार को भी और हमें भी, कि जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक अकेली सरकार पैसा खर्च करके आपको स्वच्छ नहीं बना सकती, देश को सुंदर नहीं बना सकती, देश को हरा भरा नहीं बना सकती। तो जागरूकता इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हम सबको ये सोचना होगा कि अगर हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, हरा भरा रखना है, तो अपने अंदर से ये भावनाएं लाइए कि हम कम से कम कचरा लें, जितना लें इतना लें कि जितना प्रकृति में आसानी से विघटित हो सके। जी। तो मैम, अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। और यूं तो पूरे विश्व में पर्यावरण संबंधी समस्याएं चुनौती बनकर खड़ी हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हम पूरे विश्व के अगर स्तर पर इसको देखें तो एक चुनौती है और बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप 21वीं सदी में विकास के साथ इसे किस प्रकार देखती हैं? बिल्कुल सही बात है कि 21वीं सदी जो है वो आज हम देख रहे हैं बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है, और इसमें हम औद्योगिक विकास को नहीं नकार सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी तेजी से इसमें दोहन भी हुआ है औद्योगिक विकास के साथ। इसके अलावा हम पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, जिसमें भारत को मैंने केंद्रित इसलिए किया है क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ। जनसंख्या वृद्धि बहुत हुई है, संसाधनों की मात्रा 21वीं सदी में बहुत तेजी से घटी है, प्रदूषण हमारे यहाँ बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है कि कृषि उत्पादन है उनकी भी मात्रा घटी है, और पर्यावरण के अंदर क्षति भी कुछ इस तरह की हुई है
कि हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि हम अगर यही क्रम जारी रहा इन समस्याओं का, तो आगे आने वाली सदी में किस तरह जीवित रहेंगे। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमें 21वीं सदी में सुविधाएं नहीं चाहिए या हमें विकास नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें सोचना पड़ेगा कि हमें पेड़ पौधे भी चाहिए, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ भी चाहिए। अगर महानगरों की बात अगर मैं करूं, और वहां अगर आपको सड़कें चौड़ी करना है, इसके बाद कारों की पार्किंग करनी है, खेलों का मैदान बनाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसके लिए या जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से सुख साधन उपलब्ध करवाने हैं, तो पर्यावरण को किस तरह स्वच्छ रखना है, ये जरूरी है। 21वीं सदी में विकास का ये मापदंड जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि वास्तव में विकास तब हो जब प्रदूषण भी ना रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। जी, अभी आपने कृषि उत्पादन की बात की, तो मैं इस अपना अगला सवाल हरित क्रांति से जोड़ना चाहूंगी कि देश में हुई जो हरित क्रांति है उससे निश्चित तौर पर देश को लाभ हुआ। तब आप क्या समझती हैं कि पर्यावरण और विकास क्या दोनों समानांतर चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एक बात हुई है कि जैसे हमारे देश में हरित क्रांति हुई है। हरित क्रांति ने निश्चित रूप से हमारे देश की आबादी को भूखों मरने से बचा लिया। हरित क्रांति की वजह से लोग कम भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिस्से में जो अनाज आ रहा है, तेल आ रहे हैं या फिर दालें आ रही हैं, उनकी मात्रा बहुत कम है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल जो हमारे देश का मॉनसून है वो कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से खाद्यान्न में कमी आ रही है। तो अगर पर्यावरण की वजह से उसकी संरक्षण की नहीं कर रहे हैं हम, उसकी वजह से या जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह से जो नष्ट हो रहे हैं संसाधन, उसकी वजह से आज सबको न तो चिकित्सा ढंग से मिल पा रही है, न भोजन मिल पा रहा है, न वस्त्र मिल पा रहा है। तो उसके साथ साथ आपको जनसंख्या वृद्धि को रोकना पड़ेगा। उसका बहुत दुष्प्रभाव हमारे संसाधनों के ऊपर पड़ रहा है। हरित क्रांति जैसी योजनाएं तभी ठीक तरह से सफल होंगी जब हम जनसंख्या वृद्धि पर वास्तव में नियंत्रण करेंगे और हम संसाधनों को अपना संरक्षित करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि कुशल मजदूर जो हैं वो पर्यावरण को साफ और स्वच्छ ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आप क्या समझती हैं, क्या इससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं सुलझ सकती हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है गीतांजलि कि देश में कुशल मजदूरों की आवश्यकता है जी, क्योंकि प्रशिक्षित मजदूर हुए, किसान हुए, गृहिणियां हुई। मैं तो गृहिणियों के लिए भी कहूंगी कि उनको उनके सेमिनार करिए, उनके वर्कशॉप करिए ज्यादा से ज्यादा कि वो किस तरह पर्यावरण को संरक्षित कर सकती है। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 15 वर्ष की आयु में बहुत कम है, घट रहा है, लेकिन 35 से 60 वर्ष की आयु में ये जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है और यही वर्ग है जो सक्रिय है। तो इस वर्ग के आयु के लोगों का जो देश के आर्थिक विकास में योगदान है वो बहुत कम है, उपयुक्त भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए 21वीं सदी में आर्थिक विकास अगर करना है तो लोगों के रहने सहने का स्तर बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो प्रदूषण से मुक्ति बहुत जरूरी है। ये तभी होगा जब देश में कुशल मजदूर होंगे। कुशल मजदूरों के अलावा गृहिणियां कुशल होंगी, किसान कुशल होंगे, तभी ये हो पाएगा। आप अपने व्याख्यानों में कहती हैं कि जीडीपी को जीईपी के सापेक्ष रखना चाहिए, जिससे पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होगा? देखिए, जीडीपी का अर्थ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और जीईपी का अर्थ है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। तो मैं यही इसलिए कहती हूँ कि जब तक जो भी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे निकल रहे हैं, उनमें उपभोग या सकल निवेश या सरकारी खर्च या आयात निर्यात जो भी है, उस अर्थव्यवस्था में जब तक हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन को उपयुक्त स्थान नहीं देंगे, तब तक देश का एक संतुलित विकास नहीं हो पाएगा, जिसमें वन रक्षा हुआ या वनों का संरक्षण। देखिए, ये हमारे देश में सबसे पुरानी परंपरा है
कि वन संपदा को अगर हम रोजगार से जोड़ देते हैं तो ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। भारत जैसे ग्रामीण देशों में अक्षय ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं उनको बल मिलेगा। इसके अलावा सरकारी योजनाएं उनमें वनीकरण हुआ, सरकार जल, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, इन सबको, मानसून का पानी हुआ, इन सबको जब तक हम रोजगार के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ जमीन, स्वच्छ जंगल, सस्ती ऊर्जा, स्वच्छ जल, ये सब नहीं हम दे पाएंगे। इसलिए जीडीपी को जीपी से जोड़ना बहुत ही जरूरी है आज के समय में। जी, आज ये पूरा विश्व तेजी से खत्म हो रहे प्राकृतिक संसाधनों की समस्या से जूझ रहा है। बिल्कुल। ऐसे में आप इसका मूल्यांकन बढ़ते प्रदूषण के संदर्भ में किस प्रकार करेंगी? बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं इस विषय पे। तो एक ग्रीनेज इंडिया ग्रोथ नाम की एक पुस्तक है जिसे मथुर कुमार मणि ने लिखा है। उन्होंने, आप अगर उसे पढ़ेंगी तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 5.7% होता है तब जब पर्यावरण नुकसान की कीमत हम 3.7 लाख करोड़ रुपए चुकाते हैं तब। इसका सीधा मतलब है, मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि अगर हमारी हवा प्रदूषित ना हो, इतना जंगलों का जो सफाया हुआ है वो ना हो, इतना रसायन हम इस्तेमाल करते हैं, धरती जिसकी वजह से बंजर हो रही है, हवा जहरीली हो रही है, अगर ये सब होने से भारत अपने वार्षिक विकास की दर में 5% का सीधा नुकसान कर रहा है। इसी तरह एक टी.एन. नैना है, उन्होंने भी अपने एक लेख में लिखा था कि मतलब उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% की कीमत से प्राकृतिक हमारे जो संसाधन हैं उनको नष्ट कर रहा है। तो एक भयानक स्थिति है, ये एक भयानक स्थिति है जिसमें हमारे जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, उनमें 33.9% का प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है उसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा आज हमारे देश के निम्न वर्ग के लोगों को हो रहा है, जो जीवन रेखा के नीचे जो रहते हैं वो लोग। तो और वास्तव में वो पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो गतिविधियां आज पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं वही गतिविधियां गरीबों के खिलाफ हैं। बिल्कुल गरीबों के खिलाफ है देश में। तो इसे तो एक समस्या की तरह लेना पड़ेगा। जी, मेरा अगला सवाल बढ़ते औद्योगिकीकरण के दुष्परिणामों को लेकर है कि जलवायु परिवर्तन के रूप में किस प्रकार ये दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और इसको पिछली सदी के संदर्भ में आप कैसे देखती हैं? इस बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक कीजिए। जी, देखिए, औद्योगिकीकरण के दुष्परिणाम जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं पिछले 100 सालों के, ठीक है, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि 1977 के बाद 1977 के बाद जो मौसम है वो काफी अधिक गर्म हो रहा है। उसकी प्रवृत्ति आप साफ देख सकते हैं। 1900 से 2016 के बीच में जो 116 साल हैं, वर्ष हैं, उसमें 2014 अभी जो सबसे गर्म है वो अभी हाल का है, 2 साल पहले का है। तो यही आंकड़े बताते हैं कि मौसम आज पहले से ज्यादा शुष्क हो रहा है। और उन्होंने 1997 से लेकर 2016 के जो वर्ष हैं उन्होंने उसका भी बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये इन सालों में पहले सालों की तुलना में जो औसत वर्षा है वो सबसे कम दर्ज हुई है। मौसम संबंधी जो विकृतियां हैं वो भी सबसे अधिक सामने आई हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सर्दी, वर्षा, आंधी, तूफान, बहुत ज्यादा ओलावृष्टि, मतलब कि ये पिछले 100 सालों के 100-125 सालों के जो आंकड़े हैं वो पिछले 1-2 सालों में सारे आंकड़े टूटे हैं। तो यही कहेंगे कि एक अतिवादी रुझान जो है मौसम में वो लगातार सामने आ रहा है जलवायु परिवर्तन के रूप में। इसको हम सबको बहुत सीरियसली, गंभीरता से लेना पड़ेगा। जी मैम, जो जलवायु परिवर्तन का जो असर है जी, उससे सिर्फ शहर ही प्रभावित नहीं है, हमारे पहाड़ भी उससे प्रभावित हुए हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हिमालय भी उससे अछूता नहीं है। तो आप हिमालय पर इसका असर किस प्रकार पड़ रहा है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
बिल्कुल एक अनुमान है श्रोताओं, एक अनुमान है जिसके अनुसार 2035 तक हिमालय के करीब 2000 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। हमारे यहाँ ग्लेशियर के पिघलने के कारण चीन में और भारत की कई नदियों में इसकी वजह से विनाशकारी बाढ़ आ रही है, जिसकी वजह से जनजीवन बड़े पैमाने पर वहाँ प्रभावित हो रहा है। देखिए, गर्मी बढ़ने से साइबेरिया या तिब्बती पठार हुए या मध्य एशिया के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है वो उत्तराखंड में आ रहा है जी। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्र में बहुत ग्लेशियर से झीलें बन गई हैं, क्योंकि वहां की पारिस्थितिकी बदल चुकी है। राज्य के ऊपरी इलाकों में बराबर तबाही का खतरा बढ़ रहा है और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जिसको फ्लड कहते हैं, GLOF की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन ग्लेशियरों के कारण नीचे झीलों का अस्तित्व भी, उनको भी खतरा हो रहा है, जिसका व्यापक जो असर है तबाही के रूप में वो सामने आ रहा है। 42 झीलें हैं जो राज्य की, वहां पर उत्तराखंड की, वहां के जो अध्ययन है या वहां जो शोध हो रहे हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इन झीलों की स्थिति काफी नाजुक है। जो उत्तराखंड में 42 झीलें बन चुकी हैं, ये टाइम बम की तरह बनती जा रही हैं दरअसल। और अभी आप देखिए, पहले 2013 जुलाई में बहुत वहां पर जल प्रलय आया था, इसके बाद अभी 2016 में आया, तो ये लगातार वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और गीतांजलि, इसको मैं थोड़ा और विस्तार में बताना चाहती हूँ कि इसका कारण जो आप देखेंगे, हिमालय के वास्तव में जो जंगल हैं, उनके साथ व्यापक तौर पर छेड़छाड़ की गई है। हिमालय के जो दक्षिणी ढलान का जो क्षेत्र है, वहां से बाढ़ का पानी असल में बहुत वेग के साथ बहकर आता है, क्योंकि आप जो दक्षिणी ढलान है हिमालय का, वहां पहले जो है वो पेड़ थे। किसके पेड़ थे? बांज के पेड़ थे। ठीक है, बांज एक तरह का हिमालयी जो पेड़ है, उसकी जो लताएं हैं बड़ी गहरी तक जाती हैं मिट्टी के अंदर। उसके पेड़ में वहां जो वर्षा है कि जल समाने की थी उसमें प्रवृत्ति, बांज के पेड़ों में, उनकी लताओं में, उनकी घास में। लेकिन उस बांज के पेड़ों को क्या किया राज्य सरकार ने? चीड़ के पेड़ों से विस्थापित कर दिया जी। अब चूंकि चीड़ के पेड़ से क्या होता है कि लकड़ी और राल दोनों उनको राज्य सरकार को मिल रहा था, जिससे कि राजस्व बहुत प्राप्त हो रहा था उन लोगों को। तो इस तरह का जो उन्होंने हिमालय में जो इस तरह के जंगलों में, इस तरह की ढलानी क्षेत्र में बदलाव किया है दक्षिण की ढलान में, उसकी वजह से वहां लगातार बाढ़ आ रही है और वहां का पर्यावरण काफी प्रभावित हुआ है। दूसरा कारण मैं बताना चाहती हूँ गीतांजलि, हिमालय के जो पर्यावरण का जो बिगड़ने का है, वहां पर बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं चालू की गई हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो 220 के आसपास परियोजनाएं हैं, जिसमें 440 मेगावाट की विष्णु प्रयाग परियोजना हुई, निर्माणाधीन NTPC परियोजना हुई। इसके बाद बैराज स्थित हलंग 444 मेगावाट की परियोजना है। DHTC विष्णु कोटि विष्णु प्रयाग परियोजना है। ये 330 मेगावाट की एक श्रीनगर योजना है। तो ये सारी जो योजनाएं बनी है हिमालय में, उनकी वजह से बड़े पैमाने पर नीचे धरती के नीचे ये लोग सुरंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर डायनामाइट से विस्फोट करते हैं। तो पहाड़ों में पूरा का पूरा इन लोगों ने जाल बिछा दिया। तो इस तरह से हिमालय को दोहरी मार पड़ी। एक तो वहां से पेड़ हटा दिए, ऊपर से इस तरह की योजनाएं बना दी, रिजॉर्ट बना दिए। ये तो इस तरह से हिमालय का पूरा अस्तित्व आज के समय पे खतरे में। जी, अभी आपने उत्तराखंड की बात की है और आपने अपनी किताब में भी ये जिक्र किया है कि जो तीर्थ स्थल में आने वाली जो भीड़ है वो टूरिस्ट प्लेस की तरह से इस्तेमाल करती है। और आपने ये भी जिक्र किया है कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ में आई जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके लिए ये भीड़ ही जिम्मेदार है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है ना, मैंने जैसे अभी बताया, हिमालय का बताया ना, जैसे कि वहां पर इस तरह से दो तरह से, एक तो पेड़ हटा दिए, ऊपर से फिर इन्होंने क्या डायनामाइट से बहुत सारी सड़कें बना रहे। नदियों के किनारे कितने रिसोर्ट बन गए हैं, आप जाके वहां देखिए।
होटल बन गए जी। हैं। वास्तव में क्या किया, नदियों का रास्ता काट काट के, बिल्कुल ये सब प्रकृति के साथ घोर अन्याय है जो लोगों ने हिमालय को असल में सूरत बना लिया, उत्तराखंड में आप देखो मुंबई बना लिया, ठीक है, दिल्ली बना लिया। तीर्थ यात्राएं पैकेज दिए जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान को आपने अजंता एलोरा गोवा जैसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। बड़ी दुख की बात है। आज आप तीर्थ यात्राओं के विज्ञापन, पर्यटन जो केंद्र है उनकी तरह आप पैकेज टूर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक तरह से जिम्मेदार हैं। आप देखिए पिछले दशकों में सैलानी कितने पहुंचे हैं, उन्होंने मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे जगह पर जाकर प्रकृति का कितना शोषण किया है। जी हाँ, और वही, हाँ बिल्कुल, और वही मतलब तर्ज, वही जो उनका स्टाइल है जाने हाँ। का, रहने का, फेंकने का, प्रदूषित करने का, वही इनको भी उन्होंने उत्तराखंड में जो हमारे देव प्रयाग हुआ, बद्रीनाथ केदारनाथ हुआ, उनके साथ भी इनका यही इसी तरह का रवैया है जो सैलानी है। तो इस वजह से जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उत्तराखंड के बहुत दुखी हैं। ये व्यावसायिक प्रवृत्ति जो है, जो तीर्थों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इतना व्यवसायीकरण हो चुका है तीर्थों का कि पर्यटन को बचाना जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन पर्यावरण को भी तो आप देखिए, आप किस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यटन का भाव आप तीर्थों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो ये जो उपभोक्तावादी बात जो आप ये जोड़ रहे हैं तीर्थ स्थलों के साथ, ये निश्चित तौर पर वहाँ प्रदूषण फैला रहा है, वहाँ के प्राकृतिक मूल्यों के साथ भी मैं तो कहूंगी छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारी परंपराओं से मेल नहीं खा रहा है। तो इस तरह के होटल निर्माण हुए या दुकानें हुई, इन पर रोक बहुत आवश्यक है। जी, मेरा अगला सवाल जो है वो वायु प्रदूषण के पर है जी। कि वायु प्रदूषण के कारण भारत की स्थिति बहुत गंभीर है जी। और पूरे विश्व में जी, दिल्ली को इस मामले में पहले नंबर पर आंका जाता है कि बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रदूषण पूरे विश्व में दिल्ली में है। तो वाहनों के अलावा आप कौन से घटकों को इसके लिए जिम्मेदार मानती हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि वायु प्रदूषण के मामले में भारत की जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। ब्राजील हुआ, रूस, चीन हुआ, या फिर दक्षिण अफ्रीका हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तान और नेपाल से भी, गीतांजलि, श्रीलंका तक से भी हम काफी पीछे हैं। हम संरक्षण नहीं कर पा रहे। इन्होंने अपने यहाँ वायु प्रदूषण को संभाल लिया है, रोक दिया है, और हम नहीं रोक पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उसकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश में जो वायु प्रदूषण है वो बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। और एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने भी दुनिया भर के शहरों का जो अध्ययन किया, उसके आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि भारत में जो वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु का जो कारण है, मृत्यु होने का, वो 5वां सबसे बड़ा कारण है, जिसमें राजधानी दिल्ली जो आपने अभी बोला सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और यहाँ पर तो सांस लेना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो सबसे 2 प्रदूषित शहर थे, जिसमें दिल्ली हुआ या बीजिंग हुआ चाइना का, तो इन दोनों के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए 2008 में एक साथ योजनाएं बनी, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ प्रदूषण पे फिर भी काबू पा लिया है जी, हालात सुधार लिए हैं। पर हमारे यहाँ जितने भी प्रयास किए गए वायु प्रदूषण के मामले में, इसको सुधारने के मामले में, सारे के सारे विफल हुए। बल्कि अब तो शहरों की बजाय, मैं तो ये कह रही हूँ जो अभी मैंने बताया, गांव और कस्बों में भी ये प्रदूषण फैल गया है जी। अभी हमने बात की थी वायु प्रदूषण की, तो अब बात करते हैं जल प्रदूषण जी। देश में शुद्ध जल वैसे भी बहुत कम हो गया है और जितना है वो भी प्रदूषित है। बिल्कुल। ऐसे में मैं भूमिगत जल के प्रदूषण के बारे में आपसे अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहूंगी कि इस विषय पर भी उन्हें कुछ जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, हमारे पूरे देश में आज जो भूमिगत जल है, जिसको भूजल कहते हैं, वो भी वास्तव में प्रदूषण की मार झेल रहा है। जैसे अगर हम अपनी राजधानी की बात करें तो हमारे यहाँ जो दिल्ली में जो भूमिगत जल है उसके अंदर फ्लोराइड, नाइट्रेट और लोहे का जो लवण है, लोह लवण जिसको कहते हैं, मैग्नीज के यौगिक, भारी धातुएं, ये सब बड़ी मात्रा में पाई जा रही हैं, जो हमारे लिए वास्तव में हानिकारक हैं। और ये समस्या केवल हमारे यहाँ दिल्ली भर की नहीं है,
पूरे भारत में अगर हम बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश या कर्नाटक हुआ, पंजाब या हरियाणा, यहाँ पर जो भूमिगत जल है वहां पर फ्लोराइड की भी मात्रा बहुत अधिक है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात करें और राजस्थान और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रेट की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है भूमिगत जल में। तो इस तरह जो है जैसे लुधियाना की बात करती हूँ तो वहां पर प्लेटिंग करने वाले जो कारखाने हैं उनसे सूती और ऊनी कपड़े बुनने वाले कारखानों की मात्रा बहुत अधिक है। तो वहां निकलने वाली जो जहरीले रसायन है वो बहने के कारण नदियों, वहां जो आसपास व्यवस्था नहीं है चूंकि समुचित, तो वो जमीन में रीच कर जाता है। तो इस वजह से वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम है लुधियाना में। फिर हम बात करते हैं कि तमिलनाडु की, तो वहां पर टैनरियां बहुत हैं जैसे कि, तो उनकी वजह से वहां प्रदूषण बढ़ रहा है भूमिगत जल में। इसी तरह जैसे राजस्थान में है वहां खेतरी तांबा परियोजना है, उसके आसपास अगर आप जाके देखें तो देखिए जस्ता, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, चांदी, स्ट्रोंशियम, ये मात्राएं जो है, जो इनके स्टैंडर्ड जो अनुमेय जिसको कहते हैं ना मात्रा, उससे बहुत अधिक है। इसी तरह बेंगलुरु वगैरह में तो ये हमारे हिंदुस्तान में भूजल प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। जी ये तो भूजल की बात हुई। अब नदियों पर आते हैं। नदियों की बात करे बिना हमारी बात या जल जो प्रदूषण है वो बिल्कुल उसकी बात अधूरी रह जाएगी। तो नदियों के प्रदूषण जो है आज देश की बहुत बड़ी समस्या है। इससे हम जूझ रहे हैं और कई परियोजनाएं चलती हैं, कई अभियान चलते हैं उनको साफ करने के लिए। तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए कि क्या है नदियों का प्रदूषण और कौन कौन सी नदियां हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं प्रदूषण से। पूरे भारत में नदियों का प्रदूषण वास्तव में बहुत अच्छा सवाल ये पूछा। और मैम मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगी क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और यमुना के किनारे हम रह रहे हैं, तो यमुना की बात आप खास तौर से यमुना का प्रदूषण सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में जो CPCB की रिपोर्ट है जो उसने 3 साल की, हमारे देश में प्रदूषित नदियों का जो हाल है गीतांजलि बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि देश में कुल 445 नदियां हैं, जिसमें से 290 नदियों की जो गुणवत्ता है उस पर CPCB ने पिछले 3 सालों में एक शोध किया है और आंकड़े दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये नदियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तो जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, नदियों का प्रदूषण, नदियों का अस्तित्व सबसे ज्यादा संकट में है। आज यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है, और यमुना के अलावा आप देखिए गोमती सबसे ज्यादा प्रदूषित है। गोमती में अल्जाइमर की बहुत बड़ी जो है वहाँ पानी पीने से लोगों को समस्या आ रही है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो स्तर है काफी बढ़ा हुआ है वहां पर। इसके अलावा गंगा तो आप सबको पता ही है कितने अभियान चल रहे हैं, गंगा कितनी प्रदूषित है। गंगा के अलावा उत्तर भारत में यमुना की एक सहायक नदी है हर नदी, वो उसका भी यही हाल है। वहां पर गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, ये जो है गौतम, ये 172 फैक्ट्रियों का कचरा इस हर नदी में जा रहा है और इस हर नदी का पानी पशुओं तक के नहाने का नहीं है। इसी तरह काली नदी हुई, दामोदर नदी हुई, छोटा नागपुर से कलकत्ता तक बहने वाली है, इसके भी प्रदूषण का यही हाल है। और भी बहुत सारी नदियां, नर्मदा है, नर्मदा मध्य प्रदेश में है, उसमें भी बहुत 6 दर्जन गंदे नालों का पानी जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिले में निकलती है एक नदी, युक्ताई से सूरत तक जा रही है, उस नदी में ताप्ती, उसका भी यही हाल है। इसी तरह उत्तराखंड में आप देखिए गोला नदी है, हल्द्वानी से निकलती है, वो हल्द्वानी के पास है, वो रेत बजरी की खान बन गई है। मुंबई में काली नदी है, उसका भी यही हाल है, वहां पर भी पारे और कागज मिलों और रेयान के कारण बहुत ज्यादा। तो ये सारी जो एक समस्याएं हैं नदियों के प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। और बल्कि नदियों के अलावा मैं तो अब ये भी बताना चाहती हूँ कि समुद्रों में भी प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, काफी बढ़ गई है। जी, तो अब तक की हमारी बातचीत से तो यही जाहिर हुआ है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण
हमारी जिंदगियों को हर तरफ से बुरा असर डाल रहा है हमारी जिंदगियों पर, और ऐसे में हमारी शारीरिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछ रही हूँ जी। तो जब हम बात करेंगे मानसिक स्थिति की, तो विद्यार्थियों को इसमें खास तौर से रखना होगा, क्योंकि हम कम्युनिटी रेडियो के जरिए से बात कर रहे हैं और हमारे जो कम्युनिटी में है बहुत बड़ा जो वर्क है वो विद्यार्थियों का है। तो हम उनके मानसिक विकास के नजरिए से इस सवाल को पूछना चाहेंगे आपसे कि उन पर क्या असर है और इसे किस तरीके से हम रोक सकते हैं। विद्यार्थियों के ऊपर जो प्रदूषण का है असर, जितने भी आप शोध हो रहे हैं उनमें सब ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि जो प्रकृति है जी, वो किसी भी इंसान के साथ, सबसे ज्यादा विद्यार्थी, क्योंकि वो विद्यार्थी सीखने की अवस्था में रहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा सीखने की सबसे ज्यादा अवस्था में रहते हैं। तो प्रकृति जो है वो व्यक्ति के साथ तरह तरह की बोलियों में बात करती है। जब कोई भी इंसान दुखी होता है तो वो जो प्रकृति की संवेदना है उनके साथ उन चिंतन अगर घुल मिल जाता है उसका, तो अपने आप ही सुकून पाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, प्रकृति की ओर चलो, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को कठिनाइयां सहने की शक्ति देता है। और विद्यार्थियों को तो सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है, बच्चों को सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। बच्चे अगर प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो निश्चित रूप से उनके संस्कारों में तमाम तरह की बाधाओं पर विजय पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की जो इच्छा शक्ति है वो जरूर पैदा होगी। क्योंकि प्रकृति के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने वाला व्यक्ति सुख और शांति के साथ प्रसन्नता के भी गुण उसके अंदर आने लग जाते हैं, और विद्यार्थियों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज के समय में। और आप देखिए ना कि आज हर इंसान का प्रकृति के साथ रिश्ता टूट चुका है। बिल्कुल, आज लोग अपने ड्राइंग रूम में प्लास्टिक के फूल, चिड़िया और झरने सजाए हुए हैं। तो क्या आप ये सोच सकती हैं कि ये जो फूल हैं ये वास्तव में सुगंध दे पाएंगे आपको, जो वास्तविक फूल की, या फिर दिल को सुकून देने वाली ये जो वास्तव में जो चिड़िया कोलाहल करती हैं वो ये प्लास्टिक की चिड़िया दे पाएगी? तो ये सारे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। अभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी जो शोध किए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि व्यक्ति जितना प्रकृति के समीप रहता है वो उतने ही सुख और शांति के करीब रहता है जी। बिल्कुल। तो हम सबको, विद्यार्थियों के अलावा हम सबको प्रकृति के सानिध्य रहने से सहजता और आने वाली समस्याओं से, कठिनाइयों से जूझने की हमें सामर्थ्य रहती है। हमें बल्कि प्रकृति के ही संपर्क में रहना आज के समय में हर किसी को बहुत ही आवश्यक है। जी, आपने इतनी अहम जानकारी दी है। तो श्रोताओं, आज हमने डॉक्टर सीमा उपाध्याय से स्वच्छ भारत, पर्यावरण और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। मैम, आप हमारे स्टूडियोज में आई, उसके लिए आपका DUCR की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज हमने चुनौती और समस्याओं की बात की है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उनसे निपटने के तरीकों की, यानी कि निवारण की। अभी दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए DUCR 90.4 मेगाहर्ट्ज। ज्ञान विज्ञान लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। चले एक बेहतर कल की ओर।